नमस्कार। लहरों के राजहंस नाटक जो मोहन राकेश द्वारा रचित है, बीए पार्ट सेकंड बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य के पेपर द्वितीय में पाठ्यक्रम में समाहित है, उसकी एक समीक्षा करने की कोशिश करेंगे। ये जो नाटक है, इसको लिखने के पीछे नाटककार का जो उद्देश्य है, उस पर हम सभी पाठकों की, हम सभी दर्शकों की नज़र होनी चाहिए कि आखिर इस नाटक के माध्यम से मोहन राकेश हमें क्या कहना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लहरों के राजहंस नाटक का आज क्या कोई महत्व है। क्योंकि ये ऐतिहासिक नाटक है, इसकी जो कथा है, वस्तु है, इसका जो कथानक है, वो पूरी तरह से इतिहास पर आधारित है। और इतिहास को जान लेना या इतिहास से परिचय कराना यहाँ केवल मोहन राकेश का उद्देश्य नहीं हो सकता। ये नाटक आज की परिस्थितियों में, आज के समय में, आज के दौर में किस तरह से प्रासंगिक है, किस तरह से हमारे इस आधुनिक युग में हमारे लिए प्रेरक हो सकता है, हमें क्या सिखा सकता है, इन सब बातों पर हमें ध्यान देना होगा। कथा वस्तु, जैसा मैंने पहले बताया कि इसके जो पात्र हैं वो सारे ऐतिहासिक हैं, लेकिन हम यहाँ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसकी समीक्षा हम इसी कोण से करने की कोशिश करेंगे कि कथा वस्तु में आधुनिकता कितनी है, या ये जो नाटक है ये वर्तमान समय में कितना प्रासंगिक है। मोहन राकेश ने लहरों के राजहंस नाटक में ऐतिहासिक कथा और चरित्रों के माध्यम से वर्तमान समय में मनुष्य के सामने जो समस्याएं चल रही हैं, उनमें से कई समस्याओं को उद्धृत करने का प्रयास किया। अब ये समस्याएं क्या हैं? सबसे पहली समस्या कि मानव का अस्तित्व जो है वो बना रहे, उस पर किसी तरह का कोई संकट नहीं आए, उसकी चिंता हर किसी को रहती है। तो आधुनिक मानव के सामने अस्तित्व संकट की समस्या है। इसके अलावा किस तरह से विभिन्न समाजों में, विभिन्न देशों में आंतरिक संघर्ष चलते हैं, उस पर नज़र करने की कोशिश की है, उस पर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। और पार्थिव और अपार्थिव मूल्यों में जो द्वंद्व होता है, जिसको हम, एक व्यक्ति एक अपनी सोच से जिस चीज़ को मानता है कि ये जो भौतिक रूप है यही जीवन है, तो दूसरा व्यक्ति उसको ये मानता है कि ये केवल भौतिकता है, केवल ये दिखावा है, और भौतिकता ही जीवन नहीं है बल्कि अध्यात्म ही जीवन है। तो ये जो एक संघर्ष है पार्थिव और अपार्थिव के बीच, उसका भी इसमें चित्रण है। इसके अलावा स्त्री और पुरुष के बीच वर्तमान में जो दाम्पत्य जीवन है वो किस तरह से आज प्रभावित हो रहा है, उसको भी, उसका भी निर्वहन, उसको भी इसमें दिखाने की कोशिश की है। ये नाटक कुल 3 अंकों में बांटकर या विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है, और इसका जो मूल कथ्य है वो है पार्थिव और अपार्थिव मूल्यों का द्वंद्व। यानी ये संघर्ष, ये द्वंद्व, ये लड़ाई शुरू से आखिर तक जारी रहती है। पार्थिव और अपार्थिव मूल्य आपस में टकराते रहते हैं। नाटककार मोहन राकेश ने सुंदरी को पार्थिव मूल्यों के प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। ये नाटक पूरी तरह से प्रतीकात्मक है। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात नाटककार ने बखूबी रखी है।
तो यहाँ पर सुंदरी नामक जो नायिका है इस नाटक की, वो प्रतीक है किसकी? पार्थिव मूल्यों की। इसके अलावा नंद जो हैं, इसके दूसरे मुख्य पात्र नंद हैं। नंद और महिला पात्र के रूप में सुंदरी, ये इसके दो मुख्य पात्र हैं। तो ऐतिहासिक पात्र जो नंद हैं, उन दोनों के बीच ये नाटक, उन दोनों के संवादों के बीच ये नाटक उलझा हुआ सा प्रतीत होता है। साथ ही नंद का जो जीवन है वो भी उलझन वाला जीवन इसमें दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। ऐसा जीवन जिसमें नंद कोई निर्णय नहीं कर पाता है। वह गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध, तत्कालीन परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं, जब गौतम बुद्ध थे और उनका जो प्रभाव था, उस प्रभाव से अपने आप को नंद भी अछूता नहीं छोड़ पाए थे। तो उनके ऊपर प्रभाव था और साथ ही साथ वो ये समझ रहे थे कि यदि मैं महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करता हूँ तो मेरा कल्याण होगा, मेरा मोक्ष होगा। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वो सांसारिक पुरुष है, तो उसकी जो पत्नी है सुंदरी, उसको भी वो नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ पा रहा है। तो स्थिति क्या बनी नंद की कि नंद प्रभावित है बुद्ध से और स्वयं का मोक्ष भी चाहता है, कल्याण चाहता है। बुद्ध के द्वारा बताई हुई बातें, बताई हुई शिक्षाएं अच्छी लगती हैं, कल्याणकारी लगती हैं। तो एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ वो संसार जिसमें वो बंधा हुआ है, वो दाम्पत्य जीवन जो सुंदरी के साथ वो जी रहा है, तो वो सुंदरी को भी नहीं छोड़ पा रहा है और उधर महात्मा बुद्ध का जो आकर्षण है उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही बीच की स्थिति यहाँ पर नंद की दिखाई गई है, बिल्कुल द्वंद्व में। उसके विचार चलते रहते, विचार आपस में टकराते रहते हैं। तो इस प्रकार नंद सुंदरी या बुद्ध दोनों के बारे में सोचता रहता है और उसी में उलझा रहता है। नंद के माध्यम से नाटककार ने आज के व्यक्ति के चरित्र को एकदम यूं कहूं कि यथार्थ रूप में चित्रित किया है, तो कहीं भी गलत नहीं होगा। आज के मनुष्य की भी यही स्थिति है। वो दो नावों पर सवार होकर चलता है। एक तरफ अध्यात्म की जानकारी उसको है, उसको पता है कि ये मार्ग कल्याण का मार्ग है, लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति सांसारिकता से बंधा हुआ है, इसलिए वो उस विचार को भी छोड़ नहीं पाता है। दोनों के बीच द्वंद्व में पड़ा हुआ रहता है। तो आज के व्यक्ति की जो परेशानियां हैं, आज हर व्यक्ति इस बात से परेशान है, या यूँ कहें कि इस रोग का शिकार है। उसको चित्रित करना नाटककार का मूल उद्देश्य है, उस चीज़ को दिखाना मूल उद्देश्य है। साथ ही साथ स्त्री पुरुष संबंधों का बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने चित्रण किया है। नंद और सुंदरी दो पात्रों की बात हो गई। यशोधरा, क्योंकि गौतम बुद्ध हैं तो यशोधरा भी पात्र हैं। यशोधरा, गौतम बुद्ध, और इसके अलावा अलका और श्यामांग। अब अलग अलग यहाँ पर जोड़ियों को चित्रित किया गया, दिखाया गया है। एक जोड़ी हो गई नंद की और सुंदरी की, दूसरी जोड़ी यहाँ पर हो गई यशोधरा और गौतम बुद्ध की, और तीसरी जोड़ी यहाँ पर हो गई अलका और श्यामांग की। तीन यहाँ पर जोड़ियाँ दिखाई गई हैं, तीन यहाँ पर युगल है। इन तीनों के माध्यम से स्त्री और पुरुष के दाम्पत्य संबंधों को उजागर किया गया है। लेकिन ज़्यादा भाग जो नाटक का है वो यहाँ पर सुंदरी और उसके जो पति हैं नंद, उनके ऊपर आधारित दिखाया गया। इस नाटक में हमें पारिवारिक संबंध और विघटन, ये किस तरह से पारिवारिक संबंध और आज किस तरह से परिवार टूटते जा रहे हैं,
उनके विघटन का क्या कारण है, इसका इसमें अच्छा चित्रण दिया गया है। इस नाटक की जो नायिका है सुंदरी, वो बहुत अधिक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम के अनुसार है, अपने नाम को सार्थक कर रही है, बहुत सुंदर दिखाई गई है। और सुंदर होने के कारण नायिका जो है वो अपने उस रूप पर गर्व करती है, घमंड हो गया उसको अपनी सुंदरता का। तो नायिका जो है वो पूरी तरह से, मैं कहूँ कि रूप गर्विता है। सुंदरी तो है किंतु रूप गर्विता सुंदरी है, यानी ऐसी नारी जिसको अपनी सुंदरता पर बेहद घमंड हो। इसके साथ वो भोग की आकांक्षी है और स्व जो है, ईगो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मैं सही हूँ, मैं हमेशा, मैं गलत हो नहीं सकता या मैं गलत हो नहीं सकती। तो उसका अपना जो जीवन है, उसका जो अपना स्व है, उसी में वो सार्थकता समझती है, जीवन का सार मानती है, सबसे अच्छा जीवन वो यही मानती है। वह अपने सौंदर्य, अपनी सुंदरता, अपना प्रेम, अपना जो उसका एक सांसारिक आकर्षण है, वो उसमें अपने पति को पूरी तरह से बांधे रखना चाहती है। लेकिन नंद, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वर्णन कर चुका हूँ कि नंद जो हैं वो बुद्ध की अदृश्य छाया से ग्रस्त होने पर बंध नहीं पाता। अदृश्य छाया का मतलब ये है कि हर समय दिमाग में, उनके मनोमस्तिष्क में हर समय महात्मा बुद्ध का चित्र जो और किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य इसलिए कहा है, लेकिन उससे नंद हर समय ग्रस्त हैं, उससे हर समय प्रभावित हैं। और उस हर समय का जो प्रभाव है, उस कारण से जिस तरह से सुंदरी नंद को बांधे रखना चाहती है, वैसे नंद बंध के नहीं रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नंद जो हैं वो रसिक नायक नहीं है, यानी उस रस में डूबे हुए नायक नहीं हैं। उस रस का पान वो हर समय नहीं करना चाहते जो रसपान सुंदरी करवाना चाहती है। तो फिर क्या है वो? हम कह सकते हैं कि वो चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, चिंतन प्रिय व्यक्ति हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो इस बात पर जोर देते हैं कि हमें चिंतन करना चाहिए, हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। तो नंद का चरित्र कैसा हुआ? ये वो रसिक नायक तो हैं, क्योंकि कथा के वो मुख्य पात्र हैं। तो रसिक नायक नहीं है, बल्कि चिंतन प्रिय नायक हैं, या यूं कहें कि वो चेतन पुरुष हैं। हर समय वो ईश्वर के प्रति, उस अदृश्य शक्ति के प्रति चेतन है। फलतः उसका परिणाम यह होता है कि वह सुंदरी के आकर्षण और अधिकार भाव में अचेतन मन से दासता का अनुभव करता है। सुंदरी जो उस पर अधिकार दिखाती है, अधिकार का भाव रखती है, उस आकर्षण में बांधे रखना चाहती है। नंद को ये कई कई बार विचार आता है कि मेरा अपना कोई जीवन नहीं है, मैं जैसे इस सुंदरी का दास हूं। इसलिए शायद वह अपार्थिव जीवन की ओर जाता है। इसलिए उसकी जो रुचि है वो अपार्थिव जीवन में होती है। आगे चलकर आगे की कथाओं में कथानक जो आगे बढ़ेगा, तो अंत में हम देखते हैं कि वो अपने जो बाल हैं, अपने केश हैं, वो कटवा कर आ जाते हैं और कहते हैं सुंदरी ये नहीं चाहती थी। सुंदरी को बड़ा आश्चर्य होता है, वो उससे नाराज होती है। ये सब घटनाएं आगे चलती रहती। ये कथन यहाँ पर देखने लायक है। कथन मैं आपके सामने रख रहा हूँ
कटवा ही दिए, तो उससे अंतर क्या पड़ता है? अंतर पड़ता है यदि मेरा हृदय बदल जाता, आंखें बदल जाती, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अब भी वही अनुराग है, आंखों में तुम्हारे रूप की अब भी वही छाया है। अब यहाँ पर एक व्यवस्था प्रकट कर रहे हैं नंद। ये जो कथन है वो नंद की राग मूलक, और राग मूलक के साथ साथ द्वंद्वपूर्ण, मन में दो विचार चल रहे हैं। एक तो वो जिसमें वो जी रहे हैं, दूसरा वो विचार जिसमें वो जीना चाहते हैं। तो दोनों का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व के बीच वो फंसे हुए हैं। तो ये कथन अपने आप में इस बात का द्योतक है। शेष अगले अंक में।